हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस विजन एकेडमी और मैं हूं मोहसिन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है। अपनी ब्रांच है केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है। आगे बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट बन जाता है ये और बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है। ज़्यादातर बच्चे यही बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, कैसे एग्जाम में पास होंगे, उसमें स्ट्रक्चर, रिएक्शंस, इतनी सारी चीज़ें हैं, उसमें कैसे पास होंगे, हम कैसे पढ़ें, समझ में नहीं आता, दिमाग में नहीं घुसता है। तो इसी वजह से हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल शुरू से, स्टार्टिंग से, बिल्कुल जिससे कुछ भी नहीं आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो भी यहाँ से देखें। तो बिल्कुल शुरू से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो आप देखें और शुरू से ही बिल्कुल समझें इसको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और दिमाग में घुस जाएगा इसका कॉन्सेप्ट वगैरह भी। ठीक है, तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, सबसे पहले मेन चीज इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं है। तो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में हम केमिकल्स वगैरह के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री हमें पता है केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री में जो दूसरी ब्रांच आई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें जो ऑर्गेनिक लफ्ज आ गया है, इसका मतलब ये है नेचुरल से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेचुरल से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये जो नेचुरल, कार्बन नेचुरली, जाहिर सी बात है, एक एलिमेंट है जो नेचुरली हमें मिलता है, कोई बनाता नहीं है इसको, तो उससे कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन, जो कार्बन है एक एलिमेंट है, अब उसके कंपाउंड्स, मतलब कार्बन से मिलके जो भी कंपाउंड बनते हैं वो कार्बन के कंपाउंड हो गए, जाहिर सी बात है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट्स हो गए, ठीक है, और ये साइनाइड्स हो गए, ये सारे कार्बन से मिलके बने हैं। तो हम कार्बन के बारे में देखते हैं। फिर कार्बन, कार्बन क्या होता है। ठीक है, कार्बन आपने देखा होगा ब्लैक कलर का होता है, जाहिर सी बात है, कोयला भी होता है, वो भी कार्बन होता है, और सारी चीजें कार्बन होती हैं। तो कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी कार्बन की है कि वो नॉन मेटल है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि कार्बन नॉन मेटल है, मेटल नहीं है, वो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। हाँ, इसे समझने लायक है ये कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, सबसे मेन चीज ये होगी। तो बॉन्ड आपने देखा हो, मतलब पता ही होगा कि बॉन्ड, केमिस्ट्री में बॉन्ड बनते हैं कि दो एलिमेंट जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, तो वो बॉन्ड बनाते हैं। अब क्या होता है, कुछ पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, कुछ नेगेटिव एलिमेंट होते हैं, तो वो आपस में जुड़ के पॉजिटिव नेगेटिव आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले आपस में जुड़ के बनाते हैं उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब बात आई कोवेलेंट बॉन्ड की। तो ये बॉन्ड क्या है, मतलब अब समझाता हूं मैं। कार्बन जो है हमारा, कार्बन, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 वैलेंसी है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, पिछली से पिछली वीडियो में, कि हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो। शेल होती हैं, 4 शेल होती हैं, के, एल, एम और एन। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 6, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचे कितने, 4। दूसरी शेल में कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो जो दूसरी शेल में 4 आए, अब क्या हुआ, ये चाहेगा कि मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करूं, तो या तो ये ऑक्टेट कब कंप्लीट होगा, ऑक्टेट तब कंप्लीट होगा जब इसकी ये लास्ट शेल में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। तो 2, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो ले भी सकता है और दे भी सकता है। जब बात आ जाती है 4 इलेक्ट्रॉन की, अब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि 4 इलेक्ट्रॉन दे किसी को। ये भी मुश्किल बहुत हो जाता है कि 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। जब जाहिर सी बात है, जब ये दे भी नहीं पाएगा तो दूसरा एलिमेंट कैसे दे पाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना ये देता है ना लेता है किसी से। अब जब ना ये दे रहा है 4 इलेक्ट्रॉन, ना किसी से ले रहा है, ठीक है, तो अब ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, दूसरे एलिमेंट से जुड़ेगा कैसे, मतलब एलिमेंट है तो कंपाउंड कैसे बनेंगे इसका कंपाउंड कैसे बनेगा। तो इसका कंपाउंड बनता है दूसरे इलेक्ट्रॉन, जैसे ये होता है, ये चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, दूसरा जो होता है एलिमेंट वो भी ये चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो
तो 4 इलेक्ट्रॉन उसके। ये कहता है भाई ऐसा कर, ना मैं तुझे दे पाऊंगा सारे इलेक्ट्रॉन, ना तू मुझे दे पाएगा, तो ऐसा कर हम शेयर कर लेते हैं, तू अपने 4 मैं अपने 4 शेयर करके 8 बना लेते हैं, जिसमें तेरे भी 8 हो जाएंगे, तेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन हो गया, और एक दूसरा एलिमेंट सिलिकॉन ले लो, सिलिकॉन का भी, सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं उसकी वैलेंस शेल में, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी चाह रहा है मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और सिलिकॉन भी चाह रहा है मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ये लोग ये चाह रहे हैं। अब कैसे होगा, इसके 4 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी जो थी 1 2 3 4, मान लो 1 2 3 4। अब ये अगर शेयर करेगा जैसे इस तरीके से, मान लो इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ शेयर कर लिया और ये जो है इन्होंने इसके साथ शेयर कर लिया, तो अब ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं कहूं कार्बन का, तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेयरिंग वाला 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सिलिकॉन का देखें तो सिलिकॉन के भी 8 हो रहे हैं, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो शेयर कर लेता है, तो ये शेयरिंग से जो बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया होगा, जो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट में समझ में आ गया कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है कार्बन की, ये टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट। अब टेट्रावैलेंट क्या है, देखो, टेट्रा का मतलब होता है 4, FOUR 4, टेट्रा का मतलब 4 होता है। वैलेंट, जो ये वैलेंट है हमारा, वैलेंट, इसका मतलब होता है वैलेंसी, वैलेंसी 4 वैलेंसी। कार्बन के भी मैंने बताया था 4 वैलेंसी होती है, तो ऐसा कंपाउंड कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रा का मतलब 4, वैलेंट का मतलब वैलेंसी, इसकी 4 वैलेंसी होती है, इस वजह से इसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं, ठीक है। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है टेट्रावैलेंट का, ये कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब चौथी बात आती है, ये सेल्फ कॉम्बिनेशन करता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन, इसको समझते हैं कैसे। सेल्फ का मतलब खुद से, एक कार्बन है, ठीक है, वो दूसरे कार्बन से भी बॉन्डिंग बना लेता है। कैसे, ये कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये चाहेगा मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ये भी चाहेगा मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो ये दोनों अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे और आपस में बॉन्डिंग बना लेगा कार्बन कार्बन से, ठीक है। और ये क्या होता है, ये कार्बन और कार्बन से बना लेगा, ये कार्बन और कार्बन से बना लेगा, ये उससे बना लेगा, ये इससे बना लेगा, इस तरीके से चलती रहती है। कार्बन जो होते हैं वो अपने साथ बॉन्डिंग बना के बहुत लंबी चेन बना सकता है, ये इसकी क्वालिटी होती है। तो इसी को कह रहे हैं हम सेल्फ कॉम्बिनेशन, खुद से कंबाइन करके लंबी चेन बना लेता है कार्बन, ठीक है। ये हमारा हो गया चौथा पॉइंट कार्बन के बारे में। अब आते हैं हम अकरेंस, कहां पाया जाता है, कैसे पाया जाता है ये कार्बन जो हमें नेचुरल स्टेट में मिलता है, वो कैसे मिलता है, ये वो ऐसे मिलता है कि पहला है फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब ये है केवल और केवल कार्बन अकेला, अलोन, कार्बन ही कार्बन मतलब केवल मिलेगा, एक एलिमेंट के तौर पे कार्बन मिलेगा, वो होता है फ्री स्टेट में। मतलब फ्री स्टेट में जो हमें सिर्फ कार्बन मिलेगा। कोल मान लो, कोल मिलता है, कोल एक कार्बन ही तो है, तो बस वो फ्री स्टेट में कार्बन मिलेगा, वो कैसे होगा, फ्री स्टेट में होगा। अब दूसरा आ गया इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट का मतलब कि जो कार्बन से मिलके कुछ कंपाउंड बने होंगे, कार्बन से मिलके कुछ कंपाउंड बने होंगे, जैसे कि कार्बाइड्स, साइनाइड्स, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और ये सारे जितने भी कार्बन से मिलके कंबाइंड बने होंगे वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है तो उसमें भी कार्बन पाया जाता है, साइनाइड्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं, इनके अंदर भी कार्बन पाया जाता है, ठीक है। साइनाइड का फॉर्मूला होता है CN, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, तो इसमें C और C पाया जा रहा है ना, तो ये कंबाइंड स्टेट में है, ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन में है, ये ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, तो ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। ये हमारा हो गया अकरेंस, कार्बन का अकरेंस।
ठीक है, उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा अकरेंस सारा, और ये ऊपर आ गया होगा समझ में। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं हम, तो आप इसको पूरा ही देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये एलोट्रोप्स क्या होते हैं। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, कोई पूछ सकता है अरे ये क्या नया वर्ड आ गया एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोप्स एक ऐसा वर्ड है, मतलब एलोट्रोप्स का मतलब होता है जो कार्बन से मिलकर चीजें बनी होती हैं, कार्बन से मिलके। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है कि कार्बन से मिलके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी है, कार्बन से मिलके कार्बाइड भी बना है, कार्बन से मिलके साइनाइड भी बना है, ये सारी चीजें कार्बन से मिलके बनी है, क्या वो भी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होंगे? नहीं, एलोट्रोप्स का मतलब ये है जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलके बने, कोई मिलावट ना हो, कोई और एलिमेंट ना हो, कोई और कंपाउंड, कोई और कुछ ना हो, सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलके बना हो। अभी मैंने बताया था कि कार्बन जो होता है वो चेन बनाता है अपने आप, सेल्फ कॉम्बिनेशन वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसकी, वो यहाँ पर लगती है कि ये वो एलोट्रोप्स का मतलब ये होता है कि जो सिर्फ कार्बन से मिलके बना हो, वो है। ठीक है, तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, अब इसमें जो 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, इसमें ये दो जो हैं डायमंड और ग्रेफाइट, ये बहुत पहले से वेल नोन है हमको, सेंचुरीज से हमको पता है कि 2 डायमंड और ग्रेफाइट एलोट्रोप हैं। ठीक है, जो ये बकमिंस्टर फुलरीन थर्ड है ना, ये अभी का रिसेंटली डिस्कवर हुआ है ये। ठीक है, बकमिंस्टर फुलरीन रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, बाकी ये 2 सेंचुरीज से हमको पता है। ठीक है, और डायमंड और ग्रेफाइट जो हमको पहले से पता है, ज्यादातर ये डिफरेंट हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के लगभग थोड़े बहुत। तो सबसे पहले हम डायमंड के बारे में पढ़ते हैं। डायमंड क्या है? डायमंड एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। ठीक है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है डायमंड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, डायमंड का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल क्या है, कैसा स्ट्रक्चर होगा देखते हैं। ये मान लो एक कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन था, एक कार्बन इसके ऊपर इससे बॉन्डिंग बनाई। ठीक है, ऊपर एक कार्बन ने इसके साथ यहां पर बॉन्डिंग बनाई, एक कार्बन ने यहां पर बॉन्डिंग बनाई। ठीक है, और एक 3D नहीं है तो मतलब बोर्ड के ये समझ लो उस साइड में, बोर्ड के उस साइड, दीवार के उस साइड अंदर को थोड़ा सा अंदर को बॉन्डिंग बनाई, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसा कि मैं अगर किसी चीज से बताऊं तो जैसे ये है। ठीक है, ये इस तरीके से एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा और एक नीचे होगा, इस तरीके से ये होगा। ठीक है, तीनों तरफ 3 है और एक ऊपर को है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो डायमंड क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और इसमें एक चीज और होती है कि इसमें जो कार्बन है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है, दूसरा तीसरे से जुड़ा है, तीसरा चौथे से जुड़ा है, इसमें कोई फ्री कार्बन नहीं होता। जैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये कार्बन किसी और से जुड़ा होगा, ये किसी और से, ये किसी और से, ये किसी और से, फिर यहाँ पर जो कार्बन आएंगे वो भी किसी और से जुड़े होंगे, इस तरीके से। कैसे मतलब स्ट्रक्चर वाइज होंगे, ये तो बता रहा हूँ एक तरीके से। ये कार्बन फिर ये इससे जुड़ा होगा लास्ट में, और ये इससे जुड़ा होगा। तो कोई भी कार्बन ऐसा नहीं होगा जो फ्री रहे। ये कार्बन है, ये भी किसी और से जुड़ा होगा, ये भी किसी और से जुड़ा होगा, फिर ये से जुड़ जाएगा, ये से जुड़ जाएगा, यहाँ पर होगा, ये से जुड़ जाएगा, ये से जुड़ जाएगा। कोई भी कार्बन फ्री नहीं होगा। जब कोई भी कार्बन फ्री नहीं होगा, सब एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाए हुए हैं, तो वहां पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री कार्बन नहीं होगा। जब फ्री कार्बन नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। यहाँ पर कुछ फ्री है ही नहीं। यहाँ तो सारे कार्बन एक दूसरे से, सारे इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करे हुए हैं। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसमें। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर कितना भी करंट फैला, करंट ही नहीं जाएगा। इसीलिए डायमंड जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें करंट नहीं लगता है, करंट पास नहीं होता है। ठीक है, डायमंड में। ठीक है, और इसकी और बात करें हम डायमंड की, तो जब जाहिर सी बात है कि ये एक दूसरे से मिले हुए थे कार्बन,
तो कैसा होगा, ये हार्ड होगा, बहुत ज्यादा हार्ड होता है ये डायमंड, बहुत ज्यादा। आप लोगों को पता ही होता है कि डायमंड कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है। और अब इसके यूजेस के बारे में अगर हम आ जाए तो इतना हार्ड होता है कि यूज होता है कि मटेरियल को कट करने के लिए। बहुत ऐसे मटेरियल होते हैं जो किसी चीज से कट ना हो, तो डायमंड का एक ब्लेड तरीके से बनाया जाता है, उसकी धार बनाई जाती है और उससे कटिंग के लिए यूज होता है डायमंड, ठीक है। दूसरा, अगर किसी की आंख में एक, जिसे कहते हैं मोतियाबिंद हो जाना, मोतियाबिंद हो जाता है आंख में, एक झिल्ली सी आ जाती है छोटी सी, जिससे हमारी विजन जो होता है, विजन वो हमारा कम हो जाता है, दिखता नहीं है ठीक से, साफ नहीं दिखता है, धुंधला धुंधला दिखता है। तो उसके ऑपरेशन में ये डायमंड, एक जो उनका ऑपरेशन करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट की टिप पर डायमंड लगा हुआ होता है, उस डायमंड से ऑपरेशन किया जाता है ताकि वो झिल्ली आसानी से कट जाए, इसके लिए यूज होता है डायमंड। तो डायमंड के यूजेस भी पढ़ लिया हमने, डायमंड के बारे में पढ़ लिया, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि टेट्राहेड्रल होता है, कैसे होता है, ये सब पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की, ठीक है। ग्रेफाइट की बात करते हैं, तो ग्रेफाइट जो है वो भी एक एलोट्रोप है कार्बन का, जाहिर सी बात है कार्बन से ही मिलके बना है, कोई और नहीं होगा। तो ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है शीट लाइक, जैसे कि एक कार्बन ये है, फिर एक कार्बन ये है, ये है, ये है, ये हो गया, इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ ये शीट एक शीट की तरीके से बन गया ये, ठीक है, और दूसरी शीट होगी इस तरीके से, ये इनके ये कोनों पे ये कार्बन है जो बॉन्ड बनाए हुए हैं इस तरीके से। शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर और शीट होगी और शीट होगी, इस तरीके से ग्रेफाइट जो होता है। अब इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट में जो होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता। मैंने क्या बोला था, डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों एक दूसरे के लगभग अपोजिट है। तो डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है बहुत, और ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है। अब ये सॉफ्ट क्यों होता है, इसमें छोटी छोटी लेयर होती है, ये बीच बीच में स्पेस है ना, स्पेस है। डायमंड में कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसके बीच में स्पेस भी है, थोड़े दूर दूर पे शीट बनी हुई होती है, इस वजह से ये सॉफ्ट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ऐसा इसमें ऐसा नहीं होता कि सारे कार्बन एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसमें ये होगा जो लास्ट वाला कार्बन रह जाएगा, जैसे ये इस तरीके से बॉन्ड बना लिए, अब कहीं पे तो ये खत्म होगा ना, मान लो सबसे लास्ट वाली शीट ही है, तो इसके ये जो कार्बन है ये फ्री रह जाएंगे, ये किसी से बॉन्ड बनाएंगे नहीं। जब ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। तो इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, चार्ज पास होता है, करंट पास होता है, तो ये क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ये ग्रेफाइट, ठीक है। बता दिया ग्रेफाइट के बारे में। अब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी बता दिया, प्लेन शीट के टाइप होता है, ठीक है। फिर ग्रेफाइट में जो होता है इसका स्ट्रक्चर भी हो गया इसके बारे में, और ठीक है ये भी हो गया कार्बन का। इसके यूजेस के बारे में आते हैं अब। यूजेस, ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है, ग्रेफाइट एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज होता है। ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, ऑयल आते हैं ल्यूब्रिकेंट वगैरह, मशीन की जो कपड़े सिलने वाली मशीन होती है उसमें भी ल्यूब्रिकेंट डालते हैं ताकि वो आसानी से वर्क करे, थोड़ा वो ना करे, ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं, ऐसा ही ल्यूब्रिकेंट यूज होता है। दूसरा, ग्रेफाइट जो होता है पेंसिल की टिप पर होता है, वही पेंसिल की जो होती है जिससे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट होता है, उसकी तरह यूज होता है। ये सारे ग्रेफाइट के क्या हो गए, यूज हो गए, ठीक है। थर्ड, हम बात करते हैं बकमिंस्टर फुलेरीन की, जो नया रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, इसकी बात करते हैं बकमिंस्टर फुलेरीन की। तो बकमिंस्टर फुलेरीन ये भी एक एलोट्रोप है कार्बन का, ठीक है। इसमें अलग क्या है, इसमें अलग ये है, ये सिर्फ और सिर्फ 60 कार्बन से मिलकर बना होता है, कितने, 60। तो इसका फॉर्मूला भी होता है C60, मतलब कार्बन 60 कार्बन से मिलकर बना होता है। अब ये 60 कार्बन अरेंज कैसे होते हैं, जैसे डायमंड में हमने पढ़ा उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट में पढ़ा शीट, प्लेन शीट की तरह स्ट्रक्चर। अब बकमिंस्टर फुलेरीन जो होता है वो कैसा होता है, ये होता है फुटबॉल टाइप। फुटबॉल देखी होगी आपने, सभी ने देखी होगी फुटबॉल, इस तरीके से जो होती है गोल गोल, अब मैं बना भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से फुटबॉल इस तरीके से कह लो, फुटबॉल होती है इस तरीके से, ये ऐसे, तो उस तरीके का होता है ये फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका। C60 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। 60 कार्बन से ही मिलकर बना होता है ये सिर्फ, बकमिंस्टर फुलेरीन। ये आपके हो गए क्या, इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन सारे। उम्मीद है ये सारा समझ में आया होगा। ये जो है वो हमारी केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक चल रही है, जो क्लास 10th से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है। क्लास 10th में जो पहला चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पहला नहीं, चैप्टर 4 है केमिस्ट्री का, लेकिन
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, ठीक है। वहां से हमने लेके चले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके बाद में हमारी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह आगे धीरे धीरे हम बिल्कुल सीरीज बनाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक प्लेलिस्ट बना देंगे हम चैनल पे, जिसको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे पढ़ना होगी तो वो एक प्लेलिस्ट खोले, सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स आ जाएंगे उसमें, ठीक है। कोशिश यही करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी ना बचे, और कुछ भी आप इसको देखते रहिए और अच्छे से देखिए। डाउट हो तो कमेंट कीजिए, आप देखते रहिए। बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगी और सब कुछ समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि सबसे मेन चीज होती है कॉन्सेप्ट। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है, फिर वही कॉन्सेप्ट आगे लगा दो और होता रहता है, ठीक है। लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक होती है, स्टार्टिंग में बेसिक आते नहीं होते हैं, इसीलिए बाद में आगे चल के प्रॉब्लम्स होती हैं, सारी रिएक्शंस में प्रॉब्लम होती है, और बाकी जो उन्हें यही नहीं पता हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सब कुछ यही नहीं पता होता है, तो आगे करेंगे क्या, ठीक है। तो शुरू से ही देखो और ये शुरू से ही पढ़ो, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट से है ये, इसको पढ़ो और आगे हम धीरे धीरे वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।